वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। तो वीवर, आज हम आपके सामने लाए हैं एक समाजी इशू। पाकिस्तान भर के वीवर्स आजकल एक ड्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी। तो वीवर्स, इसको बहुत पसंद किया जा रहा है और इस पे हम देखते हैं कि अखबारों में, सोशल मीडिया पे तबसरे तज्जिए किए जा रहे हैं। और ज़िंदा दिलाने लाहौर ने तो एक कदम आगे बढ़ के उसका मुजस्समा भी शहर में बना दिया। हम देखते हैं कि जब उस्मानी सल्तनत अपने पूरे अरूज पर मौजूद थी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान में यानी बरसगीर पाको हिंद में 500 अंग्रेज़, गिनती के 500 अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जबकि हिंदुस्तान की हम तारीख उठा के देखें तो हमेशा इन्होंने बैरूनी फातिहीन को खुशामदीद कहा और हमेशा वो लोग बाहर से आए और यहाँ पे अटैक करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें तहोबाला करते रहे, बनाते रहे। जिसमें हम देखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के भी 17 हमले हैं, अहमद शाह अब्दाली भी आता है, नादिर शाह भी आता है और हलाकू खान का, उसकी नस्ल का तैमूर लंग, उसने भी यहाँ पे आए और 1 लाख लोगों को कैदी बना के ले गया। और भी बहुत सारे, मोहम्मद बिन कासिम का भी हम जिक्र कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए बाहर से और उन्होंने कुछ ना कुछ किया, लेकिन उस्मानी सल्तनत ने ख़ास तौर पे हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अर्तुगरुल गाजी वो 1188 ईस्वी में पैदा हुआ और 1280 ईस्वी में इस दुनिया से चला गया और इसको कहा जाता है 13वीं सदी। तो वीवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13वीं सदी ईस्वी ये वो सदी है कि जब आलमे इस्लाम मुसीबतों में घिरा हुआ था। एक तरफ से मंगोल यलगार कर रहे थे और दूसरी तरफ से सलीबी बार बार इस्लाम की सरहदों पर दस्तक दे रहे थे। मंगोलों ने तो खोपड़ियों के मीनार बनाए, आलमे इस्लाम को तहोबाला कर दिया। कोई सल्तनत ऐसी ना बची कि जिस पर मंगोलों ने चढ़ाई ना की हो और उसको ताकतो ताराज ना किया हो। दरियाए दजला में खून की नदियां बहाई। और यही वो सदी है कि जब पूरा आलम यूरोप, जिसमें आप हंगरी, जर्मनी, बरतानिया, इटली, फ्रांस, इन सब की मुत्तहिदा फ़ौजें आती थीं और आलम इस्लाम को तहोबाला करके चली जाती। तो ये है 13वीं सदी। और इस 13वीं सदी में एक किरदार जिसको गाजी अर्तुगरुल कहा जाता है वो मौजूद है और आलम इस्लाम दगरगू है, आलम इस्लाम तहोबाला है। मुसलमान उनको कहीं जाए अमान नहीं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी एक कबायली जंग लड़ रहा है, कबीले की सरबराही की जंग लड़ रहा है, उसके लिए लाशें गिरा रहा है। तो वीवर्स, कोई बात नहीं, अगर इसको एज ए ड्रामा देखा जाए तो ठीक है। आप इसको एक कबायली जंगजू का एक ड्रामा कह सकते हैं, आप इसको एक अफसानवी दास्तान कह सकते हैं, उसके तौर पे इसको देखा जाए। लेकिन कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार करें कि अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान के तालीमी निसाब में शामिल होना चाहिए, तो फिर मसला तालीम से जुड़ जाता है। और कैंपस कॉरिडोर्स का आपसे वादा है कि तालीम से जुड़ी हर खबर, तालीम से जुड़ा हर मौजू आप तक लेकर आएगा। तो हम चाहते हैं कि आपके सामने तारीख़ के वो तमाम वाक़यात रख दें ताकि आप ख़ुद फ़ैसला करें कि आया अर्तुगरुल गाजी वाकई इस्लाम का हीरो था या इस्लाम के लिए उसने कुछ किया। वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है और जो कि आपने ड्रामा देखा है, तो ये 13वीं सदी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैंपस कॉरिडोर्स ने बाकायदा इस पर एक तहकीक की और आज हम वो तहकीक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो उस्मानी सल्तनत यानी इसकी जो इब्तदाई तारीख़ है, जो कि कहा जाता है कि अर्तुगरुल गाजी ने इसकी इब्तदा की और इवेंचुअली उस्मानी सल्तनत कायम हुई, तो इसके बारे में जितने भी मुवर्रिखीन हैं जो अहदे गुज़िश्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। यानी आप कह सकते हैं कि तारीख़ खामोश है। यानी इब्तदाई तारीख़ सल्तनत उस्मानिया की बिल्कुल कुछ नहीं कहती। कोई तहरीरी नुस्खा
मौरखीन के हाथ आज तक नहीं लग सका। तमाम मौरखीन इस बात पर खामोश हैं और आज़ाद ज़राए से भी किसी एक भी वाक़े की तस्दीक नहीं की जा सकती। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी तारीख़ी शवाहिद, कोई भी तारीख़ी सोर्सेस सल्तनत उस्मानिया के इर्तिका के हवाले से मौजूद नहीं हैं। और अब हम आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, वो ये कि 15वीं सदी यानी तकरीबन 150 साल के बाद 15वीं सदी 1453 ईस्वी, 15वीं सदी का मिड, इसमें उस्मानी इस काबिल हो गए, यानी उन्होंने इतनी ताकत और इख्तियार हासिल कर लिया कि वो कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर सकें। यानी उनकी जो कबायली रियासतों की जो लड़ाई थी उसमें इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने कबायली रियासत को एक सल्तनत में तब्दील कर दिया। तो व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं कि किसी मौरख ने 15वीं सदी ईस्वी तक इस बारे में कुछ ना लिखा, और चूँकि सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, और जो कुछ अवेलेबल है तारीख़ के नाम पर, तारीख़ के सफ़हात में, वो है जो कि उस्मानी बादशाहों ने बाकायदा दरबार लगाकर ज़ाती मौरखीन को अपने आबाओ अजदाद की तारीख़ लिखवाई। यानी उन्होंने जो किस्से बयान किए वो 100-150 साल पुराने थे, जिनको मौरखीन ने एज़ इट इज़, चूँकि बादशाह वक्त का फरमान था, और उनको तहरीर किया। तो आप सोचें कि ऐसी तारीख़ जो कि ख़ुद किसी ने अपने आबाओ अजदाद के बारे में बयान की हो, तो क्या वो मुस्तनद कहलाई जा सकती है? क्या उसमें कोई फैक्ट शामिल हो सकता है? क्या उसको किसी तारीख़ी शवाहिद के तौर पर पेश किया जा सकता है? तो कतन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई वाक़या, जो मैं अपने आबाओ अजदाद के बारे में कुछ बताऊं कि जी वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, तो पॉसिबल नहीं है कि इस बात को, मेरी राय को तस्लीम किया जाए जब तक कि आज़ाद राय से उसकी तस्दीक ना हो सके। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौरखीन ने की जो मुत्तफ़िका राय है सल्तनत उस्मानिया के इर्तिका के बारे में, तो उसके बारे में मौरखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये तारीख़ी शवाहिद का एक ऐसा ब्लैक होल है कि जिसमें कोई भी चीज़ हकीकी नहीं है। मौरखीन ने उस्मानी सल्तनत के इर्तिकाई दौर को प्रोटो इम्पीरियल दौर से तशबीह दी है। यानी ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें बहुत सारी ऐसी रियासतें जो कि इक़्तिदार के लिए और एक दूसरे के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए एक दूसरे से झगड़ रही थीं, तो अर्तुगरुल गाज़ी की रियासत भी उनमें से एक रियासत थी। ये एक दूसरे को ताबे करने के लिए, एक दूसरे के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए मकामी कबायली जंगजुओं का सहारा लेते थे, या उन बाज़िग़्ज़ार हुक्मरानों का सहारा लेते थे जो किसी और को खराज अदा कर रहे हों। यानी कि अगर कोई हुक्मरान किसी दूसरे हुक्मरान को खराज अदा कर रहा है और कोई दूसरी रियासत का सरबराह उसको कहे कि तुम उसको खराज मत दो और हम मिल के उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं और फतह हासिल करने के बाद आपको खराज नहीं देना पड़ेगा, हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि उस दौर की तमाम कबायली जंगें किसी न किसी हद तक खराज की पॉलिसी यानी मुआशी पॉलिसी से जुड़ी होती थी। उस्मानी सल्तनत के बारे में कहा जाता है कि ये 1299 सन ईस्वी से लेकर और 1922 तक कायम रही। यानी जब हम देखते हैं तो इसका इर्तिका जुड़ा हुआ है अनातोलिया से। वहाँ पे एक कस्बा था, उसका नाम था सोगोट, जो कि सल्जूक बाज़ंतीनी सरहद के ऊपर वाक़ था। इस कबीले में काई नामी कबीले की आमद को हम कह सकते हैं कि उस्मानी सल्तनत का संग बुनियाद। मज़े की बात यह है कि सेंट्रल एशिया से इनकी जो माइग्रेशन है बाज़ंतीनी सरहद पर, वो मंगोलों के खौफ की वजह से है। आप जिन लोगों ने ड्रामा देखा है उन्होंने यकीनन देखा है कि वहाँ पे जो मंगोल सरदार था सेंट्रल एशिया में, उसको इन्होंने शिकस्त दी, और फिर इब्न अराबी के कहने पर कि फ़लाँ जगह पे ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पर जाएं तो ये मंगोल कबीले को छोड़कर, वहाँ पे फतह अपनी छोड़कर और दूर दराज के इलाके में ये चले गए। तो कोई एक वैलिड रीज़न नहीं है इनके वहाँ से माइग्रेशन की, अनलेस कि यही एक वजह है कि ये मंगोलों के खौफ से इन्होंने सेंट्रल एशिया छोड़ा
اور बाज़ंतीनी सरहद पर जाकर क़याम किया। तो वीवर्स, जज्बात के दायरे से बाहर निकलें और तारीख़ के तनाज़ुर में हम देखें तो हमें पता चलता है कि अर्तुगरुल गाज़ी सिर्फ़ ख़ानदानी झगड़े समेट रहा है, कबीले की सरबराही की जंगें लड़ रहा है और अपने आप को सरबराह बनाने के लिए लाशों पर लाशें गिरा रहा है। अब हम आपको बताने लगे हैं तारीख़ के वो गोशे कि जो कि अर्तुगरुल गाज़ी को बेनकाब करते हैं। हम देखते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जब वो इस दुनिया से गया जिसने 3 सलीबी जंगें लड़ी, तो अर्तुगरुल गाज़ी 4 साल का था। इससे कबल की जो हम सलीबी जंगें देखते हैं उसमें इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी ने आलम इस्लाम का बड़ी खूबसूरती से दिफा किया और ये सब लोग निसाब में शामिल हैं। और इससे भी कबल हम देखते हैं कि सल्जूकी और फातमी खिलाफत की आपस की चपकलिश की वजह से सलीबियों को कुछ कामयाबी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस दुनिया से रुखसत के बाद उसकी औलाद ने आपस में तख्त नशीनी की जंग की वजह से सलीबियों ने मुसलमानों के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और ख़ास तौर पर यरूशलेम पर और फ़लस्तीन पर, जो आज ग्रेटर इसराइल है, उस पर कब्ज़ा किया। उसकी वजह ये थी कि उनके ख़ानदानी तख्त नशीनी का आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से सल्तनत, मुसलमानों की सल्तनत, आलम इस्लाम कमज़ोर पड़ गया था, जिसकी वजह से सलीबियों को उन जंगों का बदला लेने का मौका मिल गया जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे इलाके जो छीने थे और सलीबियों ने मैक्सिमम इलाके वापस ले लिए। और हम वजह तौर पर कह सकते हैं कि सलीबियों ने ये जो इलाके फ़तह किए तो उस वक्त अर्तुगरुल गाज़ी बिल्कुल जवान था और हमें इसका कहीं किरदार नज़र नहीं आता कि जब आलम इस्लाम सलीबियों की यलगार से पसपा हो रहा था, अर्तुगरुल गाज़ी कबीले की सरबराही की जंग लड़ रहा था। अब हम जिक्र करते हैं उस जांबाज का, उस सिपह सलार का, उस हुक्मरान का जिसको तारीख़ में रुकनुद्दीन बैबरस का नाम दिया है, जिसको अबुल फतूह कहा जाता था। अबुल फतूह यानी उसने कभी हमेशा फ़तह हासिल की। इसका दौर है 1223 से लेकर 1277 तक, यानी 1223 ईस्वी में ये पैदा हुआ था। ये ग़ुलाम था और तरक्की करके सल्तनत मिस्र का, फातमी खिलाफत का सिपह सलार बन गया। जब हम इसकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो ये हैरान कुन फैसले करने वाला लीडर नज़र आता है। इसने ऐन जालूत के मैदान में मंगोलों को सबसे पहले शिकस्त दी। रुकनुद्दीन बैबरस वो शख्स है जिसने 7वीं सलीबी जंग में फैसला कुन फतह हासिल की। इसके हैरान कुन फैसले, यानी ऐसा माहिर था ये और हैरान कुन जंगी चालें चलता था। मंसूरा की एक जंग में इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे खोल दें। सलीबी ये समझे कि शायद शहर वाले डर के भाग गए हैं और वो अपनी पूरी फ़ौज लेकर शहर में जब घुसे तो गोरिल्ला वार के तर्ज पर रुकनुद्दीन बैबरस ने उनकी पूरी फ़ौज को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि मंगोलों की यलगार को रुकनुद्दीन बैबरस ने जैसे रोका कि मंगोल हमेशा ये करते थे कि अपनी कुछ फ़ौज पीछे रखते थे और फ्रंट पे आकर जब लड़ते थे तो दुश्मन को जाहिर करते थे कि वो शिकस्त खाकर भाग रहे हैं और वो पीछे हटते थे, और जो मुखालिफ लश्कर था वो इस खुशी में मुब्तला हो जाता था कि मंगोल पीछे हट रहे हैं। जब वो पीछे हटते थे तो दाएं बाएं से उन पर अटैक हो जाता था और फतह के जज्बे से सरशार फ़ौजें शिकस्त खा जाती थी। रुकनुद्दीन बैबरस ने वही चाल उन पर उलट दी। उसने 5000 फ़ौज का दस्ता जालूत से पीछे 5 किलोमीटर पीछे मुकर्रर किया और अपनी फ़ौज लेकर मंगोलों से लड़ने के लिए आगे चला गया। जब वो आगे पहुंचा और प्लानिंग के मुताबिक उसने पसपा होना शुरू किया ताकि मंगोल समझें कि रुकनुद्दीन बैबरस पीछे हट रहा है।
اور منگول آگے بڑھتے آئے اور جو اس کا دستہ جو پیچھے 5000 فوج کا دستہ تھا جو چھپا ہوا تھا اس نے منگولوں پر حملہ کیا اور منگول شکست کھا کر واپس چلے گئے۔ تو ویورز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے منگولوں کو جس نے شکست دی وہ رکن الدین بیبرس تھا۔ تو ویورز 13ویں صدی وہ صدی ہے جب عالم اسلام پر ایک طرف سے صلیبیوں کی یلغار تھی، دوسری طرف منگولوں نے ایک ایک حکومت کو تہو بالا کر دیا تھا اور رکن الدین بیبرس نے ان کو شکست دی۔ آپ میں سے جو لوگ تھوڑے سے بڑی عمر کے ہیں انہوں نے پاکستان ٹی وی کا مشہور ڈرامہ آخری چٹان ضرور دیکھا۔ آخری چٹان ڈرامے میں علاؤالدین شاہ خوارزم جو کہ منگولوں سے برترے پیکار تھا اس کو شکست ہوئی اور اس نے اکیلے اپنے آپ کو دریا میں گرا کر ختم کر لیا۔ تو منگول جب ہم دیکھتے ہیں منگول ہر طرف سے عالم اسلام پر چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایران، ازبکستان، تاجکستان جو رشین فیڈریشن میں جو علاقے تھے پہلے، شام، عراق، کوئی بھی علاقہ منگولوں کی یلغار سے بچا نہیں ہوا تھا جہاں پہ منگولوں نے نہ صرف لاشوں کے انبار لگائے، دریا بہائے خون کے اور کھوپڑیوں کے مینار لگائے، دوسری طرف صلیبی تھے جو کہ بار بار مسلمان علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ اور ان کو روکنے کے لیے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی کہاں تھا، تو ویورز عالم اسلام ایک ایسے خطرے سے دوچار تھا کہ سب لوگوں کو، عالم اسلام کو بقا کے مسائل تھے اور ارطغرل غازی قبائلی سربراہی کی جنگوں میں لاشیں گرا رہا تھا۔ جب کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے تھے تو ارطغرل غازی قبائلی جھگڑے اور عدل و انصاف کے جھنڈے پتہ نہیں کہاں گاڑ رہا تھا۔ کوئی مستند تاریخ نہیں ہے۔ ان کے بادشاہوں نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جو قصے کہانیاں بیان کیں ان کو آج آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ویورز اس ڈرامے کو ایز اے فکشن دیکھیں، ایز افسانوی داستان کے طور پر دیکھیں، لیکن کسی مسلم فاتح یا کوئی ایسے شخص کے طور پہ مت دیکھیں کہ جس نے عالم اسلام کے دفاع کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو یا کوئی جنگ کی ہو۔ تو ویورز اگر آپ گوگل کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13ویں صدی میں جب منگول اور صلیبی جنگیں مسلمانوں پر مسلط تھیں اور ارطغرل غازی کہاں تھا، تو کیا یہ سوال نہیں بنتا؟ ویورز کیمپس کوریڈورز کی یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے دوران ہو سکتا ہے غصہ بھی آیا ہو، لیکن ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ تاریخی حقائق رکھیں۔ تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تعلیم سے جڑی ہر اہم خبر، ہر اہم موضوع کیمپس کوریڈورز آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔